मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संदीप भट्ट हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। लेकिन आज की सुबह कुछ इमोशनल है। जानते हैं क्यों? अरे क्योंकि घर से निकलते हुए मुझे किसी ने इतिहास में आज के दिन के बारे में कुछ बातें बताई। तो मेरे ख्याल से मैं आज आपको भी इतिहास के उसी पन्ने को पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इतिहास के गलियारों से आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ से भारत की आजादी की लड़ाई का जन्म हुआ। इस तरह से इनकलाब की आवाज बुलंद हुई और अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार मोर्चा खोला गया। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कहते हैं कि आग लगने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है, मगर बड़ी बात यह है कि उस एक चिंगारी का इंतजाम कैसे हो। कभी कभी किस्मत और नसीब से कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जो हवाओं का रुख मोड़कर उस चिंगारी को भड़काने में मदद करते हैं। हम आपसे उसी चिंगारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई, जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में एक आग की तरह फैल गई और उसी आग की तपिश को देखते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज ही के दिन यानी 10 मई 1857 को पहली बार ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने सर उठाया था। इस स्वतंत्रता संग्राम को इतिहास में 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से याद किया जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई का ये एक महत्वपूर्ण पन्ना है जिसे कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस संग्राम को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत से कदम उठाए। साम दाम, दंड भेद और आखिरकार अप्रैल 1859 में वो इस संग्राम को कुचलने में कामयाब हो गए। लेकिन उससे पहले इस संग्राम ने हिंदुस्तानियों के दिल में ये बात डाल दी थी कि हम गुलाम हैं और ये गुलामी की जंजीर बहुत दिनों तक हमारे कदमों को नहीं जकड़ सकती। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1667 में भारत आने के बाद ही भारतीयों को बटालियन में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक एक बात साफ थी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी बिजनेस और ट्रेड के लिए ही भारत आई है और इस लिहाज से सिपाहियों की भर्ती ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए की जाती थी। मगर धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों पर उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। 1774 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बटालियन में यूरोपियन से ज्यादा इंडियन सिपाही थे और उस वक्त तक 2/3 हिस्सों पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे और इंपीरियलिज्म का असर सारे हिंदुस्तान पर दिखने लगा था। एक तरह से कंपनी का वर्चस्व हर तरफ दिखने लगा और इस तरह से तनाव का माहौल पैदा होना स्वाभाविक था और इस तनाव को आग लगाने के लिए जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की, किसी के कदम आगे बढ़ाने की। वो चिंगारी जो सबके सीनों में धीरे धीरे जलने लगी थी। और वो दिन आखिरकार आ ही गया जब ब्रिटिशर्स ने इनफील्ड राइफल को उपयोग में लाने की सोची। इनफील्ड राइफल्स के साथ एक बात जो जुड़ी हुई थी वो ये थी कि उसमें यूज होने वाली बुलेट यानी गोली के अगले हिस्से पर ग्रीस का लेप लगा होता था, जिसे बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटना होता था। गोलियों पर ग्रीस का होना सिपाहियों के लिए पहली बार था। उन्हें शक और ये डर होने लगा कि ग्रीस बनाने में जिस सामान का इस्तेमाल हुआ है वो और कुछ नहीं, जानवरों की चर्बी है। इस बात का एहसास सिपाहियों को होते ही जैसे हड़कंप मच गया। अंग्रेजों की सेना में अच्छे खासे हिंदू और मुसलमान सिपाही थे और दोनों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज ऐसा करके उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने एक साजिश के तहत किया है। और इस तरह ये बात फैलनी शुरू हो गई और सिपाहियों के अंदर गुस्सा फूटने लगा। और फिर क्या था, गुस्से से भड़की इस चिंगारी ने संग्राम का रूप ले लिया। गुस्साए सिपाहियों ने मेरठ में संग्राम का बिगुल बजा दिया और उस समय जो भी अंग्रेज उन्हें मिला उसे कत्ल कर डाला गया।
सिपाही म्यूटिनी एक प्रचंड रूप ले चुकी थी। मेरठ से निकलकर बागी दिल्ली आ गए और यहाँ आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मानकर इस संग्राम की रूपरेखा तैयार कर डाली। जून आते आते कानपुर को नाना साहेब ने अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। मगर अंग्रेज अवध यानी लखनऊ में डटे रहे। संग्राम की ये आग सेंट्रल इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में फैल चुकी थी। लेकिन 17 जुलाई को अंग्रेजों को यह खबर लगी कि 1 महीने पहले कानपुर में बागी सिपाहियों ने करीब 200 अंग्रेज बच्चों, औरतों और मर्दों को मौत के घाट उतार दिया है। इस खबर के मिलते ही अंग्रेज बदले की आग में पागल हो गए और इस संग्राम को कुचलना शुरू कर दिया। जो भी बागी सिपाही उन्हें मिला या तो गोलियों से भून दिया गया या तोप के मुंह के सामने बांधकर गोलों से उड़ा दिया गया। आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर अंग्रेजों ने इस संग्राम पर पूरी तरह काबू पा लिया और इस तरह 10 मई 1857 को शुरू हुए इस पहले स्वतंत्रता संग्राम का अंत हो गया। मगर इतिहास गवाह है कि ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने हिंदुस्तान की आजादी को एक नई सोच दी और 9 दशक के संघर्ष के बाद आखिरकार अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इतिहास का ये पन्ना हमारी आजादी की लड़ाई का वो पन्ना है जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम अपने प्रोग्राम के द्वारा इस संग्राम में शहीद हुए सिपाहियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम भारत की आजादी और अखंडता को यूं ही आबाद रखेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखों में पानी होगा और दिल के अंदर जज्बात फूट फूट कर बाहर निकल रहे होंगे। इस एहसास से मैं आपको संगीत की तरफ ले चलता हूँ और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर दूं। नहीं तो आप कहेंगे कि यार आप गाने नहीं सुनाते। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। इन दो मतवाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। एक अथा सागर सा है, एक अथा सागर सा है। इन दो मतवाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। आपको ये गाना सुनाने के पीछे मेरा एक मकसद और है कि मैं आपको उस शख्सियत का अक्स दिखाऊं जिनके बारे में आगे इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिनका इस गाने से एक गहरा ताल्लुक है। असल में हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग को लाने का श्रेय भी इसी एक शख्स को जाता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर मैं बात कर किसकी रहा हूँ, तो जाने दीजिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बंगाली संगीत के उस नाम की जिन्होंने रविंद्र संगीत को घर घर में पहुंचाया। अब तो आप पक्का सोच में पड़ गए होंगे कि इस नाम को आप कैसे नहीं जानते। भाई, हम बात कर रहे हैं पंकज मलिक की, एक संगीतकार, हिंदी फिल्मों और बांग्ला सिनेमा में म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने अपने हुनर से हिंदुस्तानी संगीत में वो मकाम हासिल किया जो शायद ही किसी ने पाया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हिंदी सिनेमा में दिए जाने वाले दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, जो 1972 से पहले किसी संगीतकार को नहीं दिया गया था और बाद में भी सिर्फ रायचंद बोराल और नौशाद को ही हिंदी सिनेमा के संगीत में अमूल्य योगदान के लिए दिया गया। ये पंकज मलिक, नितिन बोस और रायचंद बोराल की तिकड़ी ही थी जिसने हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग को जन्म दिया। इसके पीछे की कहानी बड़ी मुख्तसर और इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं कि 1935 में नितिन बोस के डायरेक्शन में बनने वाली भाग्य चक्र में एक गाने को पिक्चराइज करना था। उस वक्त गाने लाइव ऑन कैमरा गाए जाते थे। क्योंकि एक ग्रुप डांस को पिक्चराइज करना था, इसलिए रिहर्सल भी जरूरी थी।
मगर रिहर्सल की वजह से कलाकारों में एनर्जी नहीं बचती थी, जिसकी वजह से एक्चुअल शॉट में आवाज और लय दोनों ही बिगड़ जाते थे। अब इससे पार पाने के लिए उस वक्त उन्हें ये आइडिया आया कि अगर गाने पहले से ही गा लिए जाएं और कलाकारों को बस लिप सिंक करना पड़े तो कैसा रहे। फिर क्या था, उसके बाद से आज तक हिंदी सिनेमा हो या कोई और सिनेमा, प्लेबैक सिंगिंग ने अपना एक अलग ही मकाम बना लिया। 10 मई 1905 को कलकत्ता में पैदा हुए पंकज मलिक को संगीत का इंटरेस्ट अपने पिता को देखकर आया, जो बांग्ला क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे, और इसीलिए बचपन से ही उन्हें संगीत की ट्रेनिंग दिलवाई गई। उसके बाद पढ़ाई पूरी करके वो 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो बाद में चलकर ऑल इंडिया रेडियो बना, से अपने करियर की शुरुआत करने वाले पंकज मलिक को रायचंद बोराल के रूप में एक ऐसा साथी मिला जिसने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी, और अगले 50 सालों तक पंकज मलिक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। नाता छोटा प्रेम न छूटा, नाता छोटा प्रेम न छूटा, बात का पालन छूटा। प्रेम का नाता छूटा, नेम धर्म से बोल रे ज्ञानी बोल, नेम धर्म से बोल रे ज्ञानी बोल, क्या सच्चा क्या झूठा, बात का पालन झूठा। अगर हम सिर्फ पंकज मलिक के अचीवमेंट्स की ही बात करें तो मैं आपको अभी बता सकता हूं कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मगर उनकी सारी उपलब्धियां शायद ही हम आपको बता पाए। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि पंकज मलिक को उनके संगीत की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रविंद्र संगीत से प्रभावित पंकज मलिक को टैगोर की तरफ आकर्षित करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, जिनसे मिलने के बाद पंकज मलिक ने रविंद्र संगीत को एक नई दिशा दी और उसको घर घर रेडियो के माध्यम से पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा नहीं है कि वो बस संगीत में ही इंटरेस्ट रखते थे और म्यूजिक डायरेक्ट करते थे, बल्कि पंकज मलिक की रुचि अभिनय में भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने केएल सहगल, पीसी बरुआ और कानन देवी जैसे अदाकारों के साथ कई फिल्मों में बतौर अभिनेता भी काम किया। करीब 5 दशकों तक संगीत और फिल्मों से जुड़े रहने वाले पंकज मलिक का 19 फरवरी 1978 को कलकत्ता में निधन हो गया, और इसी के साथ संगीत के एक युग का अंत हो गया। मगर उनके दिए हुए लाजवाब संगीत को आज भी लोग याद करते हैं, और बांग्ला संगीत को चाहने वाले आज भी रविंद्र संगीत को सुनते ही उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व और महान संगीतकार को उनकी जयंती पर हमारा सलाम। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ खास चीजें होती हैं जो एक बेटे को अपने पिता से विरासत में मिलती हैं। मशहूर बांग्ला पोएट सुकुमार रे को कौन नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो चलिए हम और कुछ बता देते हैं। सुकुमार रे हिंदी और बांग्ला फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे के पिता थे, लेकिन हम यहाँ न ही सत्यजीत रे की बात करने जा रहे हैं और न ही सुकुमार रे की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे आखिर हो क्या गया है, जब मैं इन दोनों में से किसी की बात नहीं करने वाला तो फिर इनके बारे में बता क्यों रहा हूं। तो दोस्तों, इसकी वजह है क्योंकि जिस शख्सियत और इंसान के बारे में आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं, उनका ताल्लुक असल में इन दो मशहूर लोगों से बहुत गहरा है। उपेंद्र किशोर रे चौधरी। कितने लोग इस नाम से वाकिफ हैं? शायद आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, मगर एक बात है, अगर आपका ताल्लुक बंगाल से है तो शायद इस नाम को सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी, ये सोचकर कि अरे मैं तो इनके बारे में जानता हूं। उपेंद्र किशोर रे असल में सुकुमार रे के पिता थे और इस लिहाज से सत्यजीत रे के दादा हुए। अब बात समझ में आ ही गई होगी आपको। तो फ्रेंड्स, उपेंद्र किशोर रे चौधरी को सिर्फ इसलिए आज के प्रोग्राम में नहीं चुना गया कि वो किसी के पिता थे या दादा थे, बल्कि उनकी अपनी उपलब्धियां ऐसी हैं कि उनके बारे में बात करना जरूरी हो गया। आज ही के दिन यानी 10 मई 1863 को पैदा हुए उपेंद्र किशोर रे चौधरी ने बांग्ला साहित्य को वो दिया जो एक धरोहर है। एक लेखक के तौर पर उन्होंने बच्चों की कई कहानियां लिखी
उनमें से सबसे उल्लेखनीय गोपी गायन बाघा बाइन रही, जिस पर उनके पोते सत्यजीत रे ने इसी नाम से एक सफल फिल्म को डायरेक्ट किया था। চোখে থা যত আমি রয়মরা কাই ছোনা কেন চোখে থা যত আমি রয়মরা আর যত বেটা হোমরা চমরা আর যত হোমরা চমরা চোখে থা যত আমি রয়মরা আর যত বেটা হোমরা চমরা বার্তা ভীষণ শোনো হে তোমরা শোনো হে শোনো হে শোনো হে তোমরা। बात सिर्फ किताबें लिखने तक ही सीमित नहीं है। उपेंद्र किशोर खुद में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें संगीत से बहुत लगाव था और खुद एक बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर थे। यही नहीं, टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत को मॉडर्न ब्लॉक मेकिंग जैसी तकनीक लाकर दी। कहते हैं कि उनकी प्रिंटिंग की समझ इतनी थी कि उन्होंने 1913 में साउथ एशिया की सबसे बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेस यूरे एंड सन्स को सौगारपर रोड पर स्थापित किया और उनके प्रिंटिंग प्रेस में उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए द पेनरोज एनवल वॉल्यूम 10 1904-5 में एक स्पेशल नोट उनके लिए मेंशन है, जो कुछ इस तरह से है। Mr. Ray is evidently possessed of a mathematical quality of mind, and he has reasoned out for himself the problems of half-done work in a remarkably successful manner, enables the operator to do uniform work with the fullest graduation and detail in it, and with the minimum amount of manipulative skill in the negative making. इस महान व्यक्तित्व को आज उनके जन्मदिन पर हम अपनी टीम की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सलाम करते हैं उनके अनमैचेबल कार्यों को। बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अमेरिकन म्यूजिक की बात करते हैं। बोनो को तो शायद आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, जिनका रॉक बैंड U2 शायद रॉक म्यूजिक बैंड्स में कुछ सबसे मशहूर बैंड्स में गिना जाता है। आंखों पर हमेशा काला चश्मा पहनने वाले बोनो का असली नाम पॉल डेविड ह्यूसन है, जो आज ही के दिन यानी 10 मई 1960 को पैदा हुए। एक बार म्यूजिक मैगजीन रोलिंग स्टोन के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो हमेशा काले चश्मे में क्यों नजर आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि I have very sensitive eyes to light. If somebody takes my photograph, I will see the flash for the rest of the day. क्या आपको पता है कि U2 के सारे गानों की लिरिक्स कौन लिखता है? ये काम भी बोनो खुद ही करते हैं। अगर आप शुरुआती दौर के गानों की बात करें तो U2 के गानों में बगावत और विद्रोह जैसे इमोशंस नजर आएंगे, मगर जैसे जैसे बैंड मैच्योर होता गया वैसे वैसे बोनो के गानों में पर्सनल इमोशंस साफ झलकने लगे। शायद एक बात जो आप नहीं जानते हैं वो ये है कि बोनो को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। ये अपने आप में रेयर है जब किसी म्यूजिशियन या रॉक बैंड आर्टिस्ट को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया हो। He is arguably the world's biggest rock star, but he is not your typical rock star. I'm talking about Paul David Hewson. Oh, you never heard of him? Well, he's known to most of the world as Bono. उफ, बोनो की बातें करते करते हम U2 के बारे में कुछ बातें बताना भूल ही गए कि आखिरकार U2 बैंड का जन्म हुआ कैसे। तो ये किस्सा 1976 का है। तारीख है 25 सितंबर। वक्त का तो पता नहीं, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बोनो अपने साथियों के साथ घूम रहे थे और उनकी नजर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर पड़ी, जिस पर एक रॉक बैंड फॉर्म करने का इनविटेशन था। फिर क्या था, बोनो और उनके 3 साथी पहुंच गए जैम सेशन के लिए, जहां उन्होंने कुछ अलग अलग कवर्स के गानों पर जमकर जैमिंग की। लेकिन बोनो को मजा नहीं आया। उनके मुताबिक हार्ड रॉक और सोलो गिटार से वो थक गए थे। बोनो चाहते थे कि वो रोलिंग स्टोन और बीच बॉयज के सॉन्ग्स प्ले करें, लेकिन जब इन कवर सॉन्ग्स के साथ वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके तो उन्होंने अपने गाने लिखने की सोची और यहीं से शुरू हुआ बोनो एंड टीम के इंडिविजुअल बैंड का सफर और नाम रखा गया द फीडबैक। लेकिन द फीडबैक को कुछ दिन के बाद बदलना पड़ा और नया नाम द हाइप हुआ। लेकिन जब उनके एक साथी ने बैंड को अलविदा कह दिया तो बाकी 4 ने मिलकर एक नए नाम का चुनाव किया और इस तरह U2 का जन्म हुआ। उसके बाद U2 और बोनो को इतनी सफलता मिली कि आज U2 दुनिया के कुछ नामचीन बैंड्स में गिना जाता है। तो ये तो थी बोनो के जन्मदिन पर उनके और उनके U2 बैंड के सफर की दास्तान। लेकिन दास्तान अधूरी रह जाएगी अगर मैंने आपको उनका एक गाना नहीं सुनाया तो,
तो लीजिए सुनिए हमारी तरफ से बोनो को जन्मदिन की मुबारक और ये गाना। See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. Born to be remembered, born to be किसी इंसान की उपलब्धि का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? किसी सड़क का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए, या इस बात से उसकी शोहरत का अंदाजा लगाया जाए कि उसके नाम से ही कोई काम शुरू होता है और उस काम का इतिहास उसके नाम के बिना अधूरा है। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति, शख्सियत या इंसान के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनका नाम है फ्रेड एस्टेयर, जो अमेरिकन फिल्मों में ब्रॉडवे स्टेज डांसर, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिशियन और एक्टर की हैसियत से बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं। 76 साल के लंबे फिल्मी और डांस सफर में फ्रेड एस्टेयर का नाम कुछ इस तरह से लिया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ डांस ऑन फिल्म बिगिंस विद एस्टेयर। आज ही के दिन यानी 10th of May 1899 में पैदा हुए फ्रेड एस्टेयर ने करीब 31 म्यूजिकल फिल्म्स बनाई। एक बात जो आपको बतानी जरूरी है वो ये है कि आपने आमिर खान को सुना होगा कि वो अपनी फिल्मों की प्रॉफिट शेयर करते हैं, जो शायद आमिर से पहले हिंदी फिल्मों में किसी ने नहीं किया होगा। मगर फ्रेड एस्टेयर ने यह काम तकरीबन 8 दशक पहले ही कर दिया था, जब उन्हें फिल्मों की प्रॉफिट में एक हिस्सा देने की बात उनके कॉन्ट्रैक्ट में होती थी, जो उस दौर में किसी एक्टर के लिए रेयर थी। और साथ ही साथ फ्रेड एस्टेयर को यह आजादी होती थी कि वो कौन से डांस मूव चूज करेंगे। उनकी काबिलियत और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ही अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने फ्रेड एस्टेयर को ग्रेटेस्ट मेल स्टार ऑफ ऑल टाइम में 5वें नंबर पर जगह दी, और हमने उनके जन्मदिन को सोचकर आज उन्हें यहाँ जगह दी। I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they shouldn't do. You know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave. Born to be remembered, born to be remembered. तो दोस्तों, ये था बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के 10 मई के शो का अंत। तो मिलते हैं आपसे फिर एक बार 11 मई के एपिसोड के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,